नमस्कार। मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके 7वें भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम इसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में विस्तार से जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सबसे पहले कनिंघम के बारे में। कनिंघम जो कि भारत के प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। भारत की पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन आता है, तो कौन थे? कनिंघम थे। अब कनिंघम को यह भ्रम था कि भारत की जो सभ्यता थी वो सबसे पहले भारत में जो सभ्यता विकसित हुई वो गंगा नदी के किनारे विकसित हुई। तो उसी के बारे में हम समझ रहे हैं। इस समय पुरातत्वविद जो होते थे वे लिखित साक्ष्यों जैसे कि साहित्य और अभिलेख, इसके आधार पर इतिहास का अध्ययन करते थे। जबकि सिंधु सभ्यता में मोहरें, बाट मिले हैं और अन्य ऐसी बर्तन मिले हैं जिसको कि जानकर पहचान कर इस सभ्यता का पता लगाया गया। तो उस समय, जिस समय कनिंघम थे भारत के डायरेक्टर जनरल, तो उनके समय में लिखित जो स्रोत मिलते थे उसके आधार पर इतिहास का अध्ययन होता था। कनिंघम की रुचि आरंभिक इतिहास को जानने के लिए थी, जिसमें कि भारत के जो 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी के बीच और उसके जो बाद का इतिहास था उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। इसके लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी के बीच आए जो भारत में चीनी यात्री, बौद्ध यात्री आए थे, चीनी बौद्ध यात्री, उनके जो वृत्तांत थे उनका सहारा लिया। उन्होंने जो बातें लिखी उनके आधार पर उन्होंने इतिहास, उस समय के इतिहास को जानने का प्रयास किया। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई मोहर दी थी, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि यह मोहर कितनी प्राचीन है। मतलब जो मोहर, एक मोहर दी कि ये शायद मोहर बहुत प्राचीन होगी, उसको मोहर को जानने के लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने, अंग्रेज ने दी थी, वो भी पुरानी चीज़ों में रुचि रखता था और कनिंघम भी रुचि रखते थे। तो इसीलिए उन्होंने जब दी तो वो उसकी प्राचीनता को समझ नहीं पाए और उन्होंने उसे यही सोच लिया कि ये गंगा नदी के तट पर ही ये मोहर बनी होगी और वही होगी, जबकि वो हड़प्पाई मोहर थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी विश्वास था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा नदी की घाटी पर हुआ था। तो यह प्रश्न आता है 1 नंबर में कि कनिंघम का भ्रम क्या था। तो कनिंघम का यही भ्रम था कि भारतीय जो इतिहास का जो प्रारंभ हुआ था वो सबसे पहले गंगा नदी की घाटी पर ही हुआ था। फिर इस प्रकार हड़प्पा के महत्व को समझने में उनको बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी, कैसे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी इस संसार को मिली। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में एक मोहर खोजी जो कि सबसे प्राचीन थी। उसी प्रकार उन्हीं के समकालीन थे एक अन्य पुरातत्वविद, उनका नाम था राखलदास बनर्जी। उन्होंने हड़प्पा के समान मोहनजोदड़ो की खुदाई में ऐसी मोहर मिली जो कि हड़प्पा जैसी ही थी। तो दयाराम साहनी, जिनको हड़प्पा में मोहर मिली थी, और राखलदास बनर्जी, जिन्हें मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर मोहर मिली थी, दोनों ही इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं। अब दोनों ही मोहरें एक ही सभ्यता की थी क्योंकि वे समान थी, समान धातु का प्रयोग किया था, समान आकार प्रकार की थी। इसीलिए इन खोजों के आधार पर 1924 में
जो उस समय के पुरातत्वविद थे वे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के उस समय डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। उन्होंने पूरे संसार के समक्ष सिंधु घाटी के में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो 1924 में जॉन मार्शल, जो कि भारत के उस समय डायरेक्टर जनरल थे पुरातात्विक सर्वेक्षण के, तो उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की। आगे है मार्शल का क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन। किस प्रकार लोगों ने, इन पुरातत्वविदों ने जो सिंधु सभ्यता है उसकी खुदाई की, उनका उत्खनन किया, कैसे पता लगाया, सभ्यता की चीजों को कैसे खोजा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मार्शल ने क्या किया? मार्शल ने क्षैतिज इकाइयों में उत्खनन किया। ये क्या है? इसका अर्थ है कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं उनको समूह से वर्गीकृत कर दिया जाता था। जॉन मार्शल ने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की। संक्षेप में कि जॉन मार्शल ने किस प्रकार उत्खनन किया, जॉन मार्शल ने किस प्रकार खुदाई की। तो जॉन मार्शल ने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की। अब इससे क्या हुआ? इससे इतिहास की बहुमूल्य जानकारी लुप्त हो गई। एक सरफेस जमीन ये और इसकी खुदाई करनी शुरू कर दी और लेयर्स के आधार पर ने की खुदाई की, तो उसमें कई चीजें टूटती चली गई और इतिहास के पन्नों में, इतिहास के गर्त में, जमीन में ही लुप्त हो गई। तो इस प्रकार बहुत बड़ी जानकारियां हमें नहीं मिल पाई, शायद उन्हें हम जान पाते। फिर एक नई तकनीक विकसित हुई और जैसा कि हमने पिछले भाग में व्हीलर के बारे में पढ़ा था, तो नई तकनीक और प्रश्न। तो 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे IEM व्हीलर, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था पिछले भाग में। तो व्हीलर ने नई तकनीक के अनुसार खोज की। इसने स्तर विन्यास के आधार पर अध्ययन किया। हर लेयर्स का, जमीन के नीचे लेयर्स के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। ऐसे जो उन्होंने क्षैतिज खोज की थी मार्शल ने और व्हीलर ने, जो है स्तर विन्यास के आधार पर अध्ययन किया। तो ये 1 नंबर के प्रश्न में आता है कि व्हीलर ने कैसे किया? स्तर विन्यास के आधार पर, और जॉन मार्शल ने क्षैतिज इकाइयों के आधार पर अध्ययन किया। तो जो व्हीलर थे वे सेना के प्रमुख ब्रिगेडियर थे और इन्होंने, व्हीलर ने एक सैनिक परिशुद्धता का भी समावेश अपने अध्ययन में किया। जिस प्रकार सेना में उन्हें बिल्कुल निशाना चूक जाए तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो इसीलिए सेना में जो जवान होता है, जो व्यक्ति होता है, वो बिल्कुल उसकी पारखी नज़र होती है। तो उसी प्रकार उन्होंने भारत की जो सभ्यता है उसकी खोज करने में अपनी जो बिल्कुल पारखी नज़र रखी और इस प्रकार परिशुद्धता का भी उन्होंने समावेश किया इतिहास के अध्ययन में। सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र अब पाकिस्तान में है, इसलिए भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत के पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए सर्वेक्षण से भारत में कई नई बस्तियां प्रकाश में आईं और उनमें थी कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, इनकी खोज की गई। जैसा कि आपको मानचित्र में पहले भाग में बताया था, ये प्रमुख यहाँ के स्थल थे और कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है और ये गुजरात में, लोथल, धोलावीरा और ये हरियाणा में राखीगढ़ी। तो इस प्रकार ये हमने मैप में देखा था विस्तार से। अब हम 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोज के प्रति रुचि बढ़ गई और वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिसमें बारीकी से सभी
प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो नया जो खोज हुई तकनीक, उसके आधार पर ऐतिहासिक वस्तुओं की अब खोज होने लगी। ये खोजें भविष्य में व्यापक खोजों की आशा दिलाते हैं। तो भविष्य में यह माना जाता है कि और कुछ जानकारी मिलेगी सिंधु सभ्यता के बारे में। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।